तो चलिए बेस थ्योरम को समझते हैं, पर एक कैच है, बेस थ्योरम को डायरेक्टली नहीं पढ़ा जा सकता। सबसे पहले आपको टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करना है ये पता होना चाहिए, और वो चीज़ फाइंड करने के लिए आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पता होना चाहिए। इसलिए एक प्री रिक्विजिट है कि सबसे पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लेना, जहाँ पर मैंने अच्छे से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को सिखाया है। वो चीज़ अगर आपका पक्का है, स्ट्रांग है, तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी सीख जाओगे, और जब टोटल प्रोबेबिलिटी सीख गए तो बेस थ्योरम भी सीख जाओगे। और जो मैंने आपको वादा किया था वो मैं निभाऊंगा। कौन सा वादा था? कि टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम कोई भी सवाल आने दो, आप उसको ट्रिक से बना सकते हो। सो यस, मैं आपको दोनों मेथड प्रोवाइड करूंगा, टेक्स्ट बुक अप्रोच ताकि बोर्ड एग्जाम्स में आप लिख सको, और दूसरा है ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फास्ट सॉल्व कर सको। ठीक है, तो चलिए अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, एग्जाम्पल 1, अ पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। फिर 0.8 प्रोबेबिलिटी है दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, and the probability is 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that the construction job will be completed on time. जब क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कुछ समझ में नहीं आता कि सर शुरुआत कहाँ से करें। करेक्ट है, पर क्या आपको फील आया कि यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है? हाँ सर जी, जब हम पढ़ रहे थे ना ये वाली लाइन, 0.8 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, इसका क्या मतलब हुआ? इफ देयर इज नो स्ट्राइक, तो ये चीज़ हो चुकी है, ये डिनोमिनेटर वाला इवेंट है। इफ देयर इज नो स्ट्राइक देन द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड, वो न्यूमरेटर में आएगा, कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 0.8। तो क्या आपको फील आ रहा है कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व है? नो स्ट्राइक, उसका कॉम्प्लीमेंट स्ट्राइक, और एक इवेंट है कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड। तो पहले मैं इन इवेंट्स को डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर 1, डिफाइन दिस इवेंट्स। इवेंट ए रिप्रेजेंट्स कि कंस्ट्रक्शन जॉब जो है, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इवेंट बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्राइक हुआ है, तो बी डैश क्या होगा? ऊपर का कॉम्प्लीमेंट कि नो स्ट्राइक। ठीक है, चलो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है डायरेक्टली? हाँ जी, प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। अच्छा, ये चीज़ दे रखी है। तो स्टेप नंबर 2, पी ऑफ बी डायरेक्टली दिया गया है कि 0.65 है। अब मैं पी ऑफ बी डैश कैसे निकालूँ? सर पी ऑफ बी डैश निकालना है, दैट इज़ 1 माइनस पी ऑफ बी, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो 1 माइनस 0.65 कितना आया? सर ये आ गया 0.35। तो चलिए अब इसको कॉपी करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में भेजते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि अब हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कैन यू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये तो इवेंट ए है, तो क्या हमसे पी ऑफ ए मांगा जा रहा है? यस, यही आपसे मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है? कैन यू फाइंड पी ऑफ ए। अब मज़े वाली बात, पी ऑफ ए अगर आप ध्यान से देखो, ये जो सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है, स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होने के बावजूद हमने टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो एक ये पाथ है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, यहाँ से हो सकता है। दूसरा पाथ भी है कि स्ट्राइक नहीं हुआ, और स्ट्राइक नहीं हुआ और हमने कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट किया, तो ये भी एक पाथ है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कहता है कि जितने ऐसे केसेस हैं ना, केस 1 की प्रोबेबिलिटी, केस 2 की प्रोबेबिलिटी पहले निकालो और अंतिम में इन सभी को ऐड कर दो और आपका टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी तो यही तो कहता है कि जितने भी टोटल केसेस है सभी के प्रोबेबिलिटीज निकालो और अंतिम में उनको ऐड कर लो। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। ईजी है ना टोटल प्रोबेबिलिटी। अब क्या कहेंगे यहाँ पर कि पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ये चीज़ अगर आपको फाइंड करना है तो पहला केस है कि स्ट्राइक हुआ था, सो पी ऑफ बी इनटू स्ट्राइक होने के बाद भी हमने जो कंस्ट्रक्शन जॉब है वो समय पर कंप्लीट किया, तो ये मेरा केस 1। केस 2 क्या है? केस 2 है कि स्ट्राइक नहीं हुआ और हमने प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पर कंप्लीट किया, ये मेरा केस 2 है। सो केस 1 की प्रोबेबिलिटी निकालो, केस 2 की प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर दोनों को ऐड कर लो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा देखो, पी ऑफ बी तो आपको दिया गया है डायरेक्टली, पी ऑफ बी डैश भी आपको यहाँ पर पता है, पर ये पी ऑफ ए ओवर बी, पी ऑफ ए ओवर बी डैश
ये कैसे निकाले? देखो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो। ये 0.8 क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ़ देर इज़ नो स्ट्राइक। ये कौन सा इवेंट है? नो स्ट्राइक, यानी बी डैश हो चुका है। क्या चीज़ होने वाला है? कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.8। सो पी ऑफ ए ओवर बी डैश 0.8 दिया गया है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दैट पी ऑफ ए ओवर बी डैश, है ना, ये दिया गया है 0.8। अच्छा, और क्या दिया गया है? 0.32 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देर इज अ स्ट्राइक। इफ देर इज अ स्ट्राइक, तो ये इवेंट हो चुका है। अगर स्ट्राइक हो चुकी है और फिर आप क्या करने वाले हो? कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी इवेंट ए करने वाले हो। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.32। समझ में आ रही है बात? सो पी ऑफ ए ओवर बी इज 0.32। इसको भी मैं बाजू में लिख देता हूँ यहाँ पर कि P ऑफ A ओवर B इज़ गिवन एज 0.32। अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ये सारे वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में टू गेट दी आंसर, और जो आपको आंसर आएगा दैट इज़ 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.8 कम्स आउट टू बी 0.488। ठीक है, ये जो आपने यहाँ पर फाइंड किया ना, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे ये जो तरीका आपने यहाँ पर लिखा है ये है मेथड 1, जो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है, इस प्रकार से फॉर्मूला लिखना पड़ता है टू गेट दी आंसर। एक और तरीका है जिससे फास्ट आंसर निकाल सकते हो। सर कौन सा तरीका है जिससे फास्ट आंसर निकाल सकते हैं? देखो, मैं तो यहाँ पर स्लाइड कॉपी कर लूँगा। ठीक है, ये वाली जो एग्जाम्पल 1 वाली स्लाइड है उसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मेथड 2 इस ट्रिक जो कहता है सबसे पहले डायग्राम बनाओ, और जो सेकेंड स्टेप है वो है क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैंने कहा डायग्राम, ये तो इजी है, डायग्राम हम बना लेंगे। डायग्राम यहाँ पर ये है कि कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन का ये साइट है और फिर इस पर कभी हड़ताल होती है कभी नहीं होती है। सो स्ट्राइक होती है या कभी नो स्ट्राइक होती है। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया गया है? 0.65। तो जो भी प्रोबेबिलिटी है मैं उसी रिस्पेक्टिव ब्रांच में लिखूंगा। और नो स्ट्राइक कैसे निकाले? ये अगर एक जगह से ब्रांच निकली है ना, उनके प्रोबेबिलिटीज ऐड करने पर 1 होना चाहिए। सो 0.65 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस 0.65, यानी ये हो जाएगा 0.35। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। कभी अगर आप भूल जाओ कैसे क्या करना है तो ब्रांच वाइज में आप ये तरीका याद कर सकते हो। बाकी तो आपको पता है नो स्ट्राइक क्या है, इसी का कॉम्प्लीमेंट है, स्ट्राइक का कॉम्प्लीमेंट है। सो नो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक। तो ऐसे भी जा सकते हो। चलिए, अब देखो, स्ट्राइक हुआ उसके बाद कुछ होगा, नो स्ट्राइक हुआ उसके बाद भी कुछ होगा। तो चलिए अब डेटा को देखते हैं। 0.8 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। जब नो स्ट्राइक हुआ उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, यानी उसको मैं इवेंट सी मान लूंगा, यानी इस चीज को मैं इवेंट सी मान लूंगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? 0.8। अच्छा, इसका क्या होगा फिर? जब स्ट्राइक हुआ है उसके बाद उन्होंने क्या किया? 0.32 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक, यानी स्ट्राइक हुआ उसके बावजूद उन्होंने कंस्ट्रक्शन जॉब जो है समय पर ख़त्म किया है। इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.32। और आपने देखा इन दोनों को ऐड करके 1 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? एक जगह से 2 ब्रांच नहीं निकले ना। ये देखो, इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, एक पॉइंट से जब 2 ब्रांच निकलते हैं, या 3 भी ब्रांच हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। इस सिनेरियो में तो 2 ही थे, है ना। जब ऐसा होता है तो दोनों को ऐड करके 1 आना चाहिए, तो आया। पर अगर हम इन ब्रांचेस को देखें, ठीक है, ये वाली ब्रांच ये आई है इस वाले पॉइंट से, ये वाली ब्रांच ये आई है इस वाले पॉइंट से, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है ना, दोनों की ब्रांच का जो रूट है वो अलग है। इसलिए जब रूट अलग है तो इनका ऐड करने पर 1 आना ही चाहिए, ये कोई कंपल्शन नहीं है। तो आप देख सकते हो उनका 1 था भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको, डायग्राम कैसे बनाना है, टर्म्स क्या क्या इन्वॉल्व है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड ये करना है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो देखो, ये वाला इवेंट जब इससे मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ ये देखना, इवेंट जब मल्टीप्लाई होगा, एस न्यूमरेटर से एस डिनोमिनेटर से कटेगा, सी बाहर बचेगा।
तो एक ये ब्रांच है जिसमें अगर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो कंस्ट्रक्शन जो है वो समय पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करके वो केस लिख देते हैं। क्या चीज़ है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी इंटू इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो 0.65 इंटू 0.32। और दूसरा केस कौन सा है, जब ये इवेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये NS न्यूमरेटर का ये NS डिनोमिनेटर का कटेगा और ये C बचा है वो बाहर निकलेगा, यानी ये वाला भी एक पाथ है जहाँ से कंस्ट्रक्शन जॉब जो है वो समय पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो अब प्रोबेबिलिटीज़ को भी मल्टीप्लाई कर लो और ये वाला पाथ भी अब जोड़ दो, 0.35 इंटू 0.8, ये भी एक पाथ है जिससे कंस्ट्रक्शन समय पर ख़त्म होता है। तो ये फर्स्ट केस प्लस सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो, यू गॉट द फाइनल आंसर 0.488। कोई यहाँ पर टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने क्या किया, पाथ 1 में ट्रैवल किया प्लस पाथ 2 में ट्रैवल किया एंड वी आर डन एंड डस्टेड। ईजी था। तो मेथड 1 आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर सब टर्म्स लिखने पड़ते हैं, है ना, लेंदी है। और मेथड 2 तो बस डायग्राम बनाओ, डायग्राम को इंटरप्रेट करो, आंसर आ जाता है। अब अगर आपको मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो फिर आप अब बेस थियरम के लिए रेडी हो गए हो, क्योंकि बेस थियरम में क्या होता है मालूम है, इन्वर्स चीज़ें पूछी जाती है। बेस थियरम को इन्वर्स थियरम भी कहते हैं। ऐसा क्यों, अब ये सवाल को पढ़ो, है ना। अब टोटल प्रोबेबिलिटी सीख गए ना, तो बेस थियरम भी सीख जाओगे। एग्जाम्पल 2 है, bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag 2. अब ये सवाल पढ़ करके अगेन आपको फीलिंग आ रही है कि सर जी बैग 1 को उठाया, उसमें से हमने एक बॉल उठाया, तो ये तो कंडीशन वाला केस हो गया, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर ये जो लास्ट में जो मांगा गया है ना कि एक बॉल जो हमने फाइंड किया वो तो रेड है, रेड आ चुका है, रेड आ चुका है। अब ये बताना कि ये बैग 2 से आया था, उल्टा तो इजी है कि बैग 2 को पकड़ा, उसमें से रेड बॉल निकाला, ये तो बात समझ में आती है, ठीक है, कि बैग 2 पहले हमने चूज़ किया, उसमें से रेड बॉल निकालना, तो बहुत ही आसान सिनेरियो। पर ये जो यहाँ पर लिख रहे हैं कि रेड बॉल आ चुका है, अब वो बैग 2 से आया, ये तो काफ़ी इन्वर्स चीज़ें पूछ रहे हैं। जब भी इन्वर्स चीज़ों वाली फीलिंग अगर आपको आ जाए तो ये बेस थ्योरम का सवाल है। तो ये पहला पॉइंट है कि बेस थ्योरम कैसे पहचाने। अब दूसरा स्टैंडर्ड तरीका मेथड 1 मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम्स में बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बोर्ड्स के लिए है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं है। देखो E1 जो मेरा इवेंट है वो रिप्रेजेंट करता है चूजिंग बॉल या पिकिंग बॉल फ्रॉम बैग 1, ठीक है। E2 रिप्रेजेंट करता है चूजिंग बॉल फ्रॉम बैग 2, ठीक है जी। अब क्योंकि बैग 1 और बैग 2 ये दो ही केस है, तो अगर मुझे बैग 1 चूज़ करना हो तो 2 बैग थे, उसमें से बैग 1 चूज़ करना है, सो 1 आउट ऑफ 2 इज़ दी प्रोबेबिलिटी। तो क्या यहाँ पर मैं कह सकता हूँ P ऑफ E1 इज़ 1 आउट ऑफ 2। बैग 2 चूज़ करना है तो अगेन एक ही ऐसा बैग 2 है आउट ऑफ द 2 बैग, सो 1 आउट ऑफ 2 इज़ दी प्रोबेबिलिटी। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको नोट ये करना है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, ठीक है, रेड। तो मेरा इवेंट ए ये रिप्रेजेंट करता है कि रेड बॉल इज ड्रॉन, रेड बॉल इज ड्रॉन, ठीक है जी। अब मैं ये चीज़ को थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलूँगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। पहला स्टेप तो था कि हम बैग्स के बारे में चर्चा कर ले। अब दूसरा स्टेप है कि हम एक बैग को चूज़ करेंगे, उसमें से रेड बॉल पिक करेंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो हम यहाँ पर स्टेप 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। जब मैंने बैग 1 को देखा तो बैग ये मेरा बैग 1, ठीक है। जब मैंने बैग 1 को देखा तो उसके अंदर क्या चीज़ थी, 3 रेड था और 4 ब्लैक था। तो अगर मुझको फाइंड करना हो P ऑफ E1 ओवर रेड, बट उसको मैं इवेंट ए कहूँगा क्योंकि ये चीज़ अब क्या रिप्रेजेंट करेगी कि मैंने बैग 1 को चूज़ किया, अब उसमें से मैं रेड निकाल रहा हूँ, ठीक है। E1 हो चुका है ना, बैग 1 मैंने चूज़ कर लिया, अब इवेंट ए होने वाला है, यानी रेड बॉल उसमें से निकलने वाला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये तो सिंपल है क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगा रिक्वायरमेंट बाई टोटल। तो टोटल कितने बॉल्स हैं, 4 + 3 7 बॉल्स है, उसके अंदर रेड के कितने केस है, 3 केस है, सो 3/7 इज दी प्रोबेबिलिटी दैट बैग 1 से हमको एक रेड बॉल मिलेगा, ठीक है। अब सिमिलरली मेरे को बैग 2 की स्टोरी बता दो। सर बैग 2 यानी E2 इवेंट, उसके अंदर हमारे पास 5 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है। तो अगर आपको रेड बॉल चाहिए फ्रॉम दी बैग 2
तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल 11 बॉल है, रेड के 5 केसेस, सो 5/11 इज दी प्रोबेबिलिटी दैट जब E2 इवेंट होगा यानी बैक टू चूज़ करोगे तो उसमें से रेड बॉल निकलेगा। ठीक है, सिंपल था। अब जब आप सवाल पढ़ते हो ना, तो सवाल ये है कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड, यानी ये हो चुका है, रेड बॉल आ चुका है। जब भी कोई चीज़ हो जाती है तो वो कहाँ पर जाती है, डिनोमिनेटर वाले इवेंट में जाती है। तो रेड बॉल हो चुका है, रेड बॉल आ चुका है, तो वो मेरा इवेंट ए है ना। इवेंट ए क्या रिप्रेजेंट करता है, रेड बॉल इज ड्रॉन, तो ये हो चुका है। अब वो ये कह रहे हैं कैन यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम द बैक टू से ये बॉल निकला था, तो ये जो चीज़ होने वाली है वो हमारा न्यूमरेटर में जाएगा, सो E2 हमारा न्यूमरेटर में। और एग्जैक्टली आप कहोगे कि सर इसका इन्वर्स जो है ना हमने देखा है, कौन सा इन्वर्स सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये अभी अभी हमने देखा है। कहाँ पर देखा है, ये देखो, तो A/E2 आपने निकाला और इसी का उल्टा आपसे पूछ लिया। जब भी ऐसा इन्वर्स आपसे पूछा जाता है ना, वही होता है बेस थियरम। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखो बेस थियरम का जो फॉर्मूला है, बेस थियरम वो ये कहता है, बेस थियरम दैट अगर आपको P ऑफ E2/A निकालना है ना, तो ये होगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर होगी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी, वो किस चीज़ की होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा या टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा, आप खुद बताओ। क्या कोई ऐसा तरीका है कि बैग 2 को 10 तरीकों से निकाल सकते हैं या 2 तरीकों से, नहीं, एक ही तरीका है। तो E2 का तो कोई टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्या A का टोटल प्रोबेबिलिटी हो सकता है यानी रेड बॉल आने का, हाँ, बैग 1 से रेड बॉल आ सकता है या बैग 2 से आ सकता है। सो टोटल प्रोबेबिलिटी में कौन सा इवेंट आएगा, A या E2, A आएगा, ये बात क्लियर है। और याद भी रखना, ट्रिक बड़ा सिंपल है, जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में ही जाता है। सो यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनोमिनेटर इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, अच्छा न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर बेस थियरम याद करना भी सिंपल है, इसका उल्टा आपने खोज लिया था डेटा में, तो वो उल्टा टर्म तो आना चाहिए, A/E2 इसका प्रोबेबिलिटी। अब ये मल्टीप्लाई होगा किससे, ये मल्टीप्लाई होगा ये जो डिनोमिनेटर में जो इवेंट है ना उसके प्रोबेबिलिटी से। सो P ऑफ E2 ये है आपका बेस थियरम। तो बेस थियरम इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इजी पार्ट है, टोटल प्रोबेबिलिटी, और वो कौन से इवेंट का है, जो डिनोमिनेटर का इवेंट है उसी का टोटल प्रोबेबिलिटी। न्यूमरेटर कैसे निकालना है, इस चीज़ का रेसिप्रोकल कर लो, A/E2 कर लिया, फिर ये जो E2 वाला जो इवेंट है इसी का प्रोबेबिलिटी जो है P ऑफ E2 उससे मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। अब चलिए अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ को एक काम करते हैं, इस चीज़ को ऊपर शिफ्ट करते हैं, इस चीज़ को उसके ऊपर शिफ्ट करते हैं, ये रहा। अब आगे बढ़ेंगे और एक्सपांशन करेंगे। देखो P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दी इवेंट A यानी रेड बॉल आना चाहिए। तो आप कहोगे कि हमने बैग 1 चूज़ किया, बैग 1 चूज़ करने के बाद उसमें से रेड बॉल आया, एक ये तरीका है। या फिर हमने बैग 2 को चूज़ किया, बैग 2 को चूज़ करने के बाद उसमें से रेड बॉल आया, ये एक और तरीका है। हो गया, बेस थियरम इज डन। अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज़, क्योंकि सभी वैल्यूज़ आपको पता है, P ऑफ E1 हाफ, P ऑफ E2 हाफ। तो यहाँ जहाँ पर भी आपको P ऑफ E1 P ऑफ E2 दिख रहा है तो हाफ सब्स्टिट्यूट कर दो। बाकी A/E1 A/E2 ये भी आपको पता है, आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए टू गेट दी आंसर। तो चलिए मैं एक फ्री स्लाइड यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, सो दैट आई कैन कॉपी इट, पेस्ट इट टू गिव यू दी आंसर। ठीक है, फिर मुझे ट्रिक भी तो बताना है, तो ट्रिक के लिए भी स्लाइड चाहिए। चलो, तो अब यहाँ पर मेथड 1 होने जा रहा है समाप्त। जो टर्म आपको चाहिए था, कौन सा टर्म आपको चाहिए था, P ऑफ E2/A, है ना। तो ये हाफ है, ये भी हाफ है, सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यूज़, ये भी हाफ है। फिर उसके बाद A/E2, A/E2 ये 5/11 था, A/E2 ये 5/11 था, A/E1, ठीक है, ये आपका 3/7 था। अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो ये आ जाएगा 35/68। ये था एक स्टैंडर्ड तरीका, मेथड 1, जो बुक्स में दिया जाता है, जो स्टैंडर्ड है, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ करना है नहीं करना आपके ऊपर है, बट जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें तो यही लिखना है। ठीक है, अब मेथड 2 की चर्चा कर लेते हैं। मेथड 2 चर्चा करने के लिए हमको कॉपी करना पड़ेगा
ये वाली स्लाइड पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, सब कुछ इरेज करना पड़ेगा, ताकि आपको जो डायग्राम के फॉर्म में आपने टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है उसी डायग्राम के फॉर्म में चलते हुए बेस थ्योरम को भी सॉल्व करेंगे। कुछ नया नहीं है, वो ट्रिक उसी का कंटिन्यूएशन है। बेस थ्योरम इज दी एडवांसमेंट फ्रॉम दी टोटल प्रोबेबिलिटी, बस इतनी सी बात है ना। सो मेथड 2 को ध्यान से देखना। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि आपके पास 2 बैग है ना। कौन कौन से 2 बैग है? बैग 1 एंड बैग 2। बैग 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ, बैग 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ। जब बैग 1 आपने चूज किया उसमें से रेड बॉल आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 आउट ऑफ 3 + 4 यानी 3/7। बैग 2 को जब आपने चूज किया उसमें से रेड बॉल आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 रेड आउट ऑफ 5 + 6 बॉल्स, सो 5/11। ये डायग्राम रेडी हो गया, ये पहला स्टेप है। अब खोजना क्या है? खोजना आपको ये है प्रोबेबिलिटी दैट रेड आ चुका है पर अब वो बैग 2 से आया है, ये बताओ। अब ये कोई भी एंगल से टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट, और वो कहाँ से आ सकता है? केस 1 से, केस 2 से, केस 3, जहाँ से भी आ सकता है, सभी केसेस ऐड करने, है ना। तो ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का। बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, ठीक है। पहला तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, दूसरा रेसिप्रोकल है, इसी का उल्टा यहाँ पर बैठा है। तो इन्वर्स चीज़ पूछ रहे हैं हमसे, इन्वर्स चीज़ पूछ रहे हैं तो इन्वर्स थ्योरम यानी बेस थ्योरम, ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है या बेस थ्योरम का। ये चीज़ कर लिया। अब सर जी आपने कहा था कि ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला तो आपको बाय हार्ट करना सिखा दिया था, इसका रेसिप्रोकल करो, फिर रेसिप्रोकल करने के बाद डिनोमिनेटर के इवेंट से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर का पार्ट खत्म, डिनोमिनेटर तो होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। ये तो मैंने बता दिया था। बट आपको याद है मैंने क्लास 11 में कहा था कि पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी एक डेफिनेशन पर टिकी हुई है, प्रोबेबिलिटी इज रिक्वायरमेंट बाय टोटल। उससे भी अगर आप जाओगे ना आंसर आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी इज रिक्वायरमेंट बाय टोटल, बस यहाँ पर होगा क्या? रिक्वायर्ड पाथ बाय टोटल पाथ, बस ये चीज़ होगी। अब ध्यान से देखना, रिक्वायर्ड पाथ बाय टोटल पाथ, ठीक है जी। रिक्वायर्ड पाथ रेड भी होना चाहिए, बैग 2 से भी होना चाहिए, इसको हाईलाइट करो, रेड भी होना चाहिए, बैग 2 से भी होना चाहिए। तो ये है आपका रिक्वायर्ड पाथ, ठीक है। तो ये जो रिक्वायर्ड पाथ है ना उसकी प्रोबेबिलिटीज, ये देखो, ये आ गया हाफ और यहाँ पर आ गया 5/12, इनको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय टोटल पाथ, जहाँ जहाँ से नीचे क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी। सो टोटल प्रोबेबिलिटी जहाँ जहाँ से रेड आ सकता है, और वो ट्रिक मैंने आपको सिखाया था टोटल प्रोबेबिलिटी में। देखो एक है कि बैग 1 चूज़ किया, बैग 1 से आपको रेड बॉल आया, एक है बैग 2 चूज़ किया, बैग 2 से आपको रेड बॉल आया। ऐसे 2 सिनारियो है ना। तो केस 1 की प्रोबेबिलिटीज पहले लिखी जाए, हाफ इंटू 3/7 प्लस केस 2 की प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू 5/11। हो गया, डन अंडरस्टैंड। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 68। देखा कितना फास्ट है, एक डायग्राम बनाया, रिक्वायरमेंट क्या है उसको देखा, वहाँ से आइडिया आया कि टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं, बेस थियरम पूछ रहे हैं। फिर बेस थियरम जो होता है रिक्वायर्ड पाथ बाय टोटल पाथ होता है। रिक्वायर्ड पाथ कैसे खोजना है, ये टर्म्स को देखो, B2 एंड R। सो B2 एंड R है ना, ये इसी पाथ में है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पाथ डिवाइड बाय टोटल पाथ, जहाँ जहाँ से रेड आ सकता है। ठीक है, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ढेरों एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए मेरे ट्रिक पर। ये देखो एग्जाम्पल 3। अब आपको टेक्स्ट बुक वाले मेथड से नहीं जाना है तो जा सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं, बट अब आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 एंड 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। देखो पहला स्टेप मिल गया डायग्राम में, क्या मिल गया पहला स्टेप के 3 बॉक्सेस है B1, B2, B3, B1, B2, B3। इनकी कोई अलग अलग प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है, यानी इक्वी प्रोबेबल है, 1/3, 1/3, 1/3 चांस है। ठीक है, इक्वल चांसेस है सभी का चूज होने का। बैग बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 कह लो। चलो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं इन बॉक्स 1 both coins are gold coins, in box 2 both are silver coins, in box 3 1 gold and 1 silver. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also a gold? तो गोल्ड पिकिंग की बात कर रहे हैं, तो चलो डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर मैंने बॉक्स 1 चूज़ किया, उसमें से गोल्ड आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बॉक्स 1 के अंदर 2 कॉइन है और दोनों के दोनों कॉइन गोल्ड के हैं, तो श्योर इवेंट है कि गोल्ड ही आना है। बट जब बॉक्स 2 को देखा, उसमें से अगर आपको गोल्ड चाहिए तो बॉक्स 2 में क्या है, बोथ दी कॉइन्स आर सिल्वर, कितना भी कोशिश करो गोल्ड आएगा नहीं, सो प्रोबेबिलिटी 0 है कि उसमें से गोल्ड मिलेगा। अच्छा, जब बॉक्स 3 को चूज़ किया, उसमें से गोल्ड आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है, तो गोल्ड चाहिए
तो 2 कॉइन में से एक ही कॉइन गोल्ड का है, सो 1/2 इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गोल्ड फ्रॉम दी बॉक्स 3। ये डायग्राम क्लियर है। अब पूछ क्या रहे हैं वो ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन में मांगा क्या जा रहा है। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। यानी वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी दैट पहला वाला कॉइन है वो गोल्ड आ गया है, नेक्स्ट कॉइन जो है, नेक्स्ट कॉइन वो भी गोल्ड होना चाहिए, ये बताओ। सो बेसिकली पहला वाला कॉइन अगर गोल्ड आया और नेक्स्ट भी आपको गोल्ड चाहिए, ये तो कुछ ऐसा है ना कि मतलब उस बक्से के अंदर 2 गोल्ड कॉइन थे, पहले भी गोल्ड आया बाद में भी गोल्ड आया है, वही वो कह रहे हैं ना, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। सो बेसिकली बॉक्स 1 की बात करें, क्योंकि बॉक्स 1 में ही दोनों कॉइन गोल्ड के थे, सो न्यूमरेटर में B1 है। ये आपको खोजना है कि P ऑफ B1 ओवर G हमसे मांगा जा रहा है, और इसी का उल्टा यहाँ पर बैठा है, देख पा रहे हो, इन्वर्स चीज़ अगर हमसे मांगी जा रही है, इन्वर्स थ्योरम बेस थ्योरम का सवाल है। अब जब आप ये समझ गए कि हमसे ये मांगा जा रहा है P ऑफ B1 ओवर G, तो देखो ध्यान से, इस चीज़ को मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम को कॉपी कर ले। अब ये टाइम आ चुका है कि डायग्राम को यहाँ से कॉपी कर ले, यहाँ पर पेस्ट कर ले, ताकि हम जो रिक्वायरमेंट है वो खोज सकें। रिक्वायरमेंट हमारा ये है कि P ऑफ B1 ओवर G, ये आपको बताना है। बेस थ्योरम कहता है रिक्वायर्ड पाथ बाय टोटल पाथ, ठीक है, G और B1, ठीक है, B1 ये रहा, G ये रहा, तो ये वाला मेरा रिक्वायर्ड पाथ है। सो 1/3 इंटू 1, ये मेरा न्यूमरेटर में आना चाहिए। डिनोमिनेटर में कौन आएगा, P ऑफ B1 आएगा या P ऑफ G आएगा। मैंने ट्रिक कहा है डिनोमिनेटर वाला इवन डिनोमिनेटर में। सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गोल्ड कॉइन, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गोल्ड कॉइन, बॉक्स 1 को सिलेक्ट किया, बॉक्स 1 से गोल्ड आया, एक ये केस है। या फिर बॉक्स 2 को सिलेक्ट किया, बॉक्स 2 से गोल्ड आया, एक ये केस है। या फिर बॉक्स 3 को सिलेक्ट किया और बॉक्स 3 से गोल्ड आया, एक ये केस है। बस इतनी ही केस है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो, आंसर आ गया 2/3, डन एंड डस्टेड, बेस थ्योरम हो गया सॉल्व। ईजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं तो आप ये सवाल खुद से ट्राई करो, बहुत ही आसान सवाल, दिखने में डरावना है कि इतना बड़ा वर्ड प्रॉब्लम चुटकियों भर में सॉल्व होता है। अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, मैं कहने वाला था डॉक्टर इज़ अ पेशेंट, ऐसा नहीं है, डॉक्टर इज़ टू विजिट अ पेशेंट। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी इज दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अदर मीन्स आर दिस। द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट आर दिस if he comes by train, bus and scooter respectively. But if he comes by other means of transport then he will not be late. When he arrives he is late. अब ये हो चुका है कि वो लेट हो चुके हैं। अब आपको बताना है what is the probability that he comes by the train. इनवर्स चीज़ पूछी जा रही है, इनवर्स चीज़ यानी बेस थ्योरम, बेस थ्योरम यानी डायग्राम बनाओ, क्या फाइंड करना है वो टर्म को लिखो और बस रिक्वायर्ड पाथ बाय टोटल पाथ करो, आंसर अपने आप आ जाता है। कोई मेहनत ही नहीं है जी। देखो यहाँ पर हम कहेंगे डॉक्टर की कहानी नरेट कर रहे हैं, ट्रेन से आने की उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, देखो ये ट्रेन, बस, स्कूटर, अदर मीन्स, ये रिस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटी दे रखी है। सो ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, बस से आ जाएगा 1/5 प्रोबेबिलिटी, स्कूटर से आ जाएंगे 1/10 प्रोबेबिलिटी, अदर मीन्स को मैं O कहता हूँ, ठीक है, अदर मीन्स से आ जाएंगे 2/5 प्रोबेबिलिटी। अब ट्रेन से आ रहे हैं, कहानी है लेट होने की, बस से आ रहे हैं, कहानी है लेट होने की, स्कूटर से आ रहे हैं, सब जगह मैं T क्यों लिख रहा हूँ जी, है ना, बस यानी B, बस से आ रहे हैं लेट होने की कहानी, स्कूटर से आ रहे हैं लेट होने की कहानी, अदर मीन से आ रहे हैं और लेट होने की कहानी। तो उन्होंने कहा है कि हमने 3 कहानी आपको दे दी कि ट्रेन से आएंगे तो लेट हो जाएंगे 1/4 है प्रोबेबिलिटी, फिर बस से आएंगे लेट होने की चांस है 1/3 है, स्कूटर से आएंगे लेट होने की चांस है 1/12, पर है ना अदर मीन्स का दिया नहीं। इनफैक्ट उन्होंने लिखा है जब अदर मीन्स से आते हैं तो लेट ही नहीं होता है, यानी प्रोबेबिलिटी है 0। अब आप ये बताओ कि डॉक्टर भाई साहब लेट हो चुके हैं पर वो ट्रेन से आए थे, यानी वो लेट हो चुके हैं केम बाय द ट्रेन, ये आपको खोजना है। इसी का उल्टा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमसे जब इन्वर्स चीज़ पूछी जाती है तो इन्वर्स थ्योरम बेस थ्योरम होता है, अब सभी को पता चल ही चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बेस थ्योरम तो कहता है रिक्वायर्ड पाथ बाय टोटल पाथ कर लो, आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली हमको निकालना है T/L, तो रिक्वायर्ड पाथ क्या है, T और L की कहानी होनी चाहिए, वो यही पाथ है। सो प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर लो, 3/10
3/10 इंटू 1/4, और नीचे जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी के कैसे कैसे वो लेट हो सकते हैं, है ना, कैसे कैसे लेट हो सकते हैं। ट्रेन पकड़ा, ट्रेन से लेट हो गए, बस पकड़ा, बस से लेट हो गए, स्कूटर पकड़ी, स्कूटर से लेट हो गए, अदर मीन्स पकड़ा, अदर मीन्स से लेट हो गए। तो ऐसे 4, है ना, 4 केस है। सो 3/10 इंटू 1/4, 1/5 इंटू 1/3, या फिर केस 3 1/10 इंटू 1/12, केस 4 है 2/5 इंटू 0। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1/2, डन एंड डस्टेड। बस इतना सा आसान है बेस थ्योरम। और आप डरे जा रहे हो बेस थ्योरम पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, चेक करो। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 5, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times. He throw a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. अब दिक्कत क्या पता, दिक्कत ये है, अभी तक तो बड़ा सिंपल था कि वो भाई साहब कोई व्हीकल पकड़ रहे हैं, व्हीकल पकड़ने के बाद कुछ हो रहा है ना। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो बक्से है, बक्से पकड़ रहे हैं, फिर बक्से पकड़ने के बाद उसमें से कुछ होता है। इधर देखो तो अगेन, है ना, यहाँ पर बैग्स है, बैग्स पकड़ने के बाद उसमें से कुछ होता है। पर जब ये सवाल को देख रहे हो ना, तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि पहले स्पीकिंग ट्रूथ, स्पीकिंग फॉल्स, उसके बाद 6 की कहानी है, या पहले 6 है उसके बाद स्पीकिंग है। हो रहा है ना कन्फ्यूजन। तो आपको यहाँ पर यूज़ करना है एक लॉजिकल रीजनिंग, कि पहले आदमी बोलता है फिर डाई फेंकता है, या पहले डाई को देखा फिर वो बोलेगा, डाई को देखेगा फिर वो बोलेगा। तो पहले डाइस के आउटकम आने चाहिए, फिर डाइस के आउटकम आने के बाद उस आदमी ने क्या रिएक्ट किया है वो चीज़ आएगी। ऑर्डरिंग समझ में आया डायग्राम में? तो जब ऑर्डरिंग ना समझ में आए ना, तो ऐसे लॉजिकल रीजनिंग यूज़ कर लेना चाहिए। तो देखो 6 की कहानी चल रही थी, ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोज दैट इट इज़ अ 6। तो देखो डाई फेंकने के बाद 6 आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये 2 पॉसिबिलिटी है। 6 आने की चांस 1/6 है, 6 नहीं आने की चांस 5/6 है। 6 आ चुका है, 6 नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद वो कुछ हरकतें कर रहा है। क्या हरकतें कर रहा है? वो कुछ बोल रहा है। अब जब आदमी बोल रहा है तो बच करके अ मैन इज़ नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स। सच बोलेगा 3 out of 4, झूठ बोलेगा 1 out of 4। अब आपको ये बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली अ 6। अब ये चीज़ पढ़कर तो किसी को भी फील ही नहीं आएगा कि ये बेस थ्योरम का सवाल है, क्योंकि बेस थ्योरम का सवाल का फील तो तब आता है ना जब हम ये देखते हैं कि अरे हमसे तो रेसिप्रोकल चीज़ पूछी जा रही है ना, उसी का उल्टा हमने डायग्राम में बना करके रखा है, तो पता चल जाता है बेस थ्योरम है। यहाँ पर तो ऐसी कोई फील नहीं आ रही है, पर है ये बेस थ्योरम का सवाल ही अगर आप डाइव इन करते हो इन द माइन्यूट डिटेल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली अ 6। यानी स्पीकर महोदय जो मैन है उसने क्या किया, मैन ने बोल दिया कि वो 6 आया है ना, मैन ने बोल दिया कि वो 6 आया है, ठीक है, 6 रिपोर्ट। बट अब आपसे पूछा जा रहा है क्या वो एक्चुअली 6 था, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। और ये जो है ना ये उल्टा ही पूछ रहे हैं, और जो डायग्राम में हम यहाँ पर लिखने वाले हैं ना, है ना, उसका रेसिप्रोकल ही लिखने वाले हैं। अब ध्यान से देखना कैसे क्या रेसिप्रोकल लिखेंगे। देखो अब स्टोरी में हुआ यूँ कि जो मैन है ना, वो डाई फेंका तो 6 आया या नॉट 6 आया, ऐसा हुआ। जब 6 आया उसने रिपोर्ट किया 6, तो उसने तो सही रिपोर्ट किया, 6 आया भी और उसने रिपोर्ट भी 6 किया, यानी ही स्पीकिंग ट्रूथ। इफ ही स्पीकिंग ट्रूथ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3/4। और नीचे वाले केस में क्या हुआ कि 6 तो आया नहीं, बट फिर भी उसने क्या किया, उसने रिपोर्ट 6 किया। अब ये तो झूठ हुआ ना, 6 तो आया नहीं फिर भी तुम कह रहे हो कि 6 आया, तो झूठ है। सो द मैन स्पीक्स फॉल्स, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 - 3/4 यानी 1/4। ये चीज़ है। अब जब आप क्वेश्चन को वापस पढ़ते हो ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली अ 6, तो बेसिकली कह रहे हैं कि मैन ने रिपोर्ट तो किया है 6, है ना, बट वो एक्चुअली 6 है या नहीं वो बताना। तो देखो उल्टा है या नहीं, रिपोर्ट 6 डिवाइड बाई एस, और यहाँ पर क्या है एस डिवाइड बाई रिपोर्ट 6, तो उल्टा ही है ना। तो बस ये वही पूछ रहे हैं, दिस इज इनवर्स थ्योरम, दिस इज बेस थ्योरम। हेंस जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड पाथ बाई टोटल पाथ। रिक्वायर्ड पाथ क्या है कि एक्चुअली 6 आया था, है ना, एक्चुअली 6 आया था, वो यही वाला पाथ है, तो ये आपके रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। और टोटल में जहाँ जहाँ से 6 आ सकता है, एक तो 6 आया और उसने सच बोला, यहाँ से 6 आया, या फिर 6 नहीं आया था बट वो चिल्ला करके झूठ बोले जा रहे हैं कि नहीं 6 आया था, है ना। तो एक ये भी तरीका है झूठ बोल करके 6 लाने का तरीका, ठीक है। तो टोटल तरीके 6 लाने के नीचे, और जो रिक्वायरमेंट वाला
जो स्टफ़ है वो न्यूमरेटर में। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो अब, तो आपको आंसर आ जाएगा 3/8, डन एंड डस्टेड। बेस थ्योरम से अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तथास्तु। ठीक है, तो अगर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तब भी आप कर सकते हो, इस वाले तरीके से आ जाए तब भी कर सकते हो, ये वाला आ जाए जिसमें बताया नहीं गया है कि बॉक्स 1 से आएगा, 2 से या 3 से, बट आप पहचान लिए कि अगर पहले इसमें आपका गोल्ड है और नेक्स्ट कॉइन भी आपको गोल्ड चाहिए, तो ऐसे 2 गोल्ड कॉइन वाले तो एक ही बॉक्स है B1, है ना। तो इनडायरेक्टली आप ये उल्टा पूछ रहे थे B1/G, तो ये हमको पता चल गया। तो ये भी अच्छा ट्रिकी सवाल था। बाकी ये वाला तो हमारा फर्स्ट सवाल था जिसमें मैंने आपको ट्रिक प्रोवाइड किया था और स्टैंडर्ड मेथड भी दिया था। स्टैंडर्ड मेथड से ये फॉर्मूला कैसे बाइट करना है वो भी बता दिया, और डायग्राम से कैसे बनाना है वो भी बता दिया। ठीक है, और उसके पहले हमने टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, उसमें भी स्टैंडर्ड तरीका क्या है और ये डायग्राम वाला तरीका क्या है, दोनों बता दिए। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी होता है समाप्त। एंड यस, क्लास 12 प्रोबेबिलिटी चैप्टर हैज़ एंडेड। बाय।